नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। वयम रक्षामा मतलब वी प्रोटेक्ट, ये ध्येय वाक्य है इंडियन कोस्ट गार्ड का। आज हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे अपनी भूमिका को सुरक्षा के मद्देनजर भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड दिखा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल राकेश पाल, डीजी आईसीजी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज हम खास करके शुरुआत करना चाहते हैं लक्षद्वीप के साथ में। आप क्या समझा सकते हैं कि इन आइलैंड्स पर कैसे और किस तरीके की भूमिका इंडियन कोस्ट गार्ड की मौजूद है? देखिए, जहाँ तक लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड का सवाल है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है इंडियन ईजेड में, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपके वेस्ट कोस्ट में है और हमारे कोचीन से करीब 200 माइल की दूरी पे है। 2004 में जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने वहाँ पे एक स्टेशन जो है वहाँ पे इनॉग्रेट किया था कावरती में। उसके बाद से सिंस वो जगह इतनी इम्पोर्टेंट है, तो हमने फिर कुछ वर्षों के बाद में एंद्रोथ और मिनिकॉय में भी हमने जो है अपने स्टेशन बनाए हैं। इंडियन ओशन रीजन में करीब 1 लाख से ऊपर जो है शिप निकलते हैं और लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड से भी बहुत सारे जहाज जो हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में, जो ट्रांजिट बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, वहाँ से बहुत निकलते हैं। जहाँ तक लक्षद्वीप का सवाल है, मौजूदगी है और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो इंटरसेप्टर बोट्स हैं वो अभी हमने वहाँ पे बेस किए हैं। हम वहाँ पे एक जेट्टी बना रहे हैं एंद्रोथ में, ताकि हम अपने जहाज भी वहाँ परमानेंट बेस कर पाएँ। और उस जगह को हम चाहते हैं कि बिल्कुल 24/7 जो है वहाँ पे जो है सर्वेलेंस रहना चाहिए। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम बहुत डेवलप कर रहे हैं। एविएशन रिलेटेड भी वहाँ पे हम लोग हेलीपैड भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भारत सरकार का जो एक कदम है जो मिनिकॉय में वहाँ पे एक रनवे बनाने का है, वो भी चंद वर्षों में आने की संभावना है। लक्षद्वीप जो अरेबियन सी का पूरा एरिया है, आपके अकॉर्डिंग सर ये कितना महत्वपूर्ण है? और वहाँ पर अगर कोस्ट गार्ड की मौजूदगी है या फिर जैसा कि आपने बताया कि आप आगे एक्सप्लोर करने की आप लोग जो है वो प्लानिंग और कर रहे हैं, इसके मायने क्या है सर, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में? वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसी के मद्दे जो है हम लोग ने जो है वहाँ पे स्टेशन हमने जो है इनॉग्रेट किए थे और अभी हमारा कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो भी जो है वहाँ पे फाइनलाइज हो गया है और आने वाले वर्षों में आई थिंक ये साल के एंड तक जो है वो पूरा ऑपरेट हो जाएगा। एक बार अगर वो ऑपरेट हो गया और जब उसको इनॉग्रेट हो जाएगा, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मैकेनिज्म है वो भी जो है काफ़ी बढ़ जाएगा और वो सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज और आपके शोर स्टेशंस में और हमारे कंट्रोल सेंटर जो कि दिल्ली में भी है। कि जो सी एरिया है सर वो बहुत बड़ा है, बहुत मतलब वहाँ पे अगर देखा जाए तो कहाँ तक कवरेज हो सकती है? वहाँ पर बगल में आप नेवी का जो सहयोग है वो भी कोस्ट गार्ड को मिल रहा है। तो सर इन सब बातों के लिए कैसे आप लोग तैयारी करते हैं? तो इसलिए हम लोग जो है इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो है कोस्टल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कोस्ट गार्ड को जो है पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है पूरा दायित्व दिया हुआ है, कोस्टल सिक्योरिटी का भार दिया और उसके अंतर्गत भारतीय नौसेना, कस्टम, स्टेट पुलिस, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, यूटी, ये सब लोग जो हैं वो पार्ट है कोस्टल सिक्योरिटी का। सो ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है हम साल में 2 बार करते हैं, जिसका नाम सागर कवच होता है। आज तक हमने करीब 568 जो है इस तरह की हमने एक्सरसाइज कर रखी हैं, साल में 2 बार होती है। और इस एक्सरसाइज के तहत में जितने भी हमारी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं इस एक्सरसाइज में, हम इसको वैलिडेट करते हैं, रीवैलिडेट करते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और हम ये देखते हैं कि हम एक उसमें सिमुलेट करते हैं एक्सरसाइज और रेड फोर्सेस, ब्लू फोर्सेस टाइप हम लोग सिमुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें क्या पेनिट्रेट हुआ, कितना हम लोग ने सफलता पाई है उनको रोकने में। वो सब एट द एंड ऑफ द डे उसके बाद में एक उसका हॉट वॉश होता है, एनालाइज किया जाता है और जो लेसन्स लर्नड होते हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है हम उसको कोशिश करते हैं कि वो सारे फैक्टर किए जाएँ। किस तरीके के थ्रेट्स होते हैं जिस पर आप लोगों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है? तो हमारे जो मेन थ्रेट वहाँ पे है, वहाँ पे ऑफ कोर्स एंटी पोचिंग है, वहाँ पे नारकोटिक्स का भी जो एक रूट है वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारा ड्रग हॉल किया है और करीब 2011 में 11 या 12 में हमने जो है वहाँ पे पायरेट्स भी पकड़े थे, सोमालियन पायरेट्स पकड़े थे जो करीब 111 थे। उसमें कोस्ट गार्ड और नेवी ने मिलके जो है ये पायरेट्स पकड़े थे और उसके बाद से जो है हमने उन
आइलैंड्स पे हमने काफ़ी निगरानी करनी शुरू की है। और एंटी पोचिंग एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक सब्जेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी जो नेबरिंग कंट्री से जो है फ़िशिंग बोट्स आती हैं, और हमारा ये दायित्व रहता है और हमारी ये फोकस रहता है कि कोई भी अनऑथराइज बोट्स आके हमारे पानी में आके जो है फ़िशिंग ना करें। जितनी भी बोट्स हैं जो इलीगल तरीके से फ़िशिंग करती हैं उनको पकड़ लिया जाए और उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। सर, अगर मैं एंटी पायरेसी जो अभियान जो चलाते हैं, सर नेवी भी चलाती है, सर आप लोगों की भी एक अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट होती है क्या सर? ऐसे ऑपरेशंस के लिए क्या एक बहुत बड़ी तैयारी होती है उसके पहले, या बहुत बड़ी प्लानिंग होती है? जब एक शिप जो है अपने पेट्रोलिंग के लिए निकलता है तो पूरा मल्टीटास्किंग होकर निकलता है। सपोज अगर कोई सर्च एंड रेस्क्यू का एकदम रिक्वायरमेंट आ गई तो शिप जो है पूरा जो है इट इज़ इक्विप्ड टू डू मल्टीटास्किंग, सर्च एंड रेस्क्यू, पोजीशन रिस्पॉन्स, अगर पायरेसी रिलेटेड हो या एंटी नार्कोटिक्स हो, कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, शिप जो है वो इन सब काम के लिए जो है पूरी तरह से तैयार होकर चलता है। इसमें पीपल आर ट्रेंड कि जिस एक्सरसाइज, सपोज अगर नार्कोटिक्स का जो है एंटी नार्कोटिक्स कोई हमारा ऑपरेशन आ गया है तो उसमें जो हमारी जो बोर्डिंग टीम होती है दे आर क्वालिफाइड कि इस तरह के ऑपरेशन में वो लोग जो है पार्टिसिपेट करें और जो है दे रिस्पॉन्ड टू ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस एट वन गो। तो जहाज़ जो है वो करीब 10 से 12-14 दिन जो है करीब सी में रहता है और एरिया काफ़ी कवर करता है। वो एक जगह नहीं रहता है, कई सारा एरिया कवर करता है और ये देखता है कि कोई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी वगैरह ना हो रही हो। इन सब चीज़ों को करने के लिए फिर हमारे एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी रहते हैं। एट एनी गिवन टाइम हमारे जो इंडियन ईजेड में करीब 65 से 70 जहाज़ रहते हैं, करीब 12 से 14 एयरक्राफ्ट उड़ते रहते हैं। और जहाज़ में जो एक हेलीकॉप्टर भी होता है। हेलीकॉप्टर का रहने का फ़ायदा ये है कि चूँकि जहाज़ जो है कम एरिया कवर करता है एक किसी भी समय में, पर हेलीकॉप्टर से क्या होता है सर्वेलेंस ज़्यादा करते हैं और हेलीकॉप्टर जो है ऊपर जितना उड़ता है एरिया कवर होता है, डिस्टेंस कवर हो जाता है और शिप के साथ में कम्युनिकेट करता है और अगर कहीं पे कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो शिप को जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है उस जगह पे। जी सर, अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन की, तो सर क्या मुझे समझा सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली में हेडक्वार्टर है इंडियन कोस्ट गार्ड का, और इसके अलावा सर कई फॉरवर्ड पोस्ट पे भी आप लोगों की मौजूदगी है। हमने कावरत्ती में भी देखा कि एक हेडक्वार्टर है। भारत में कई जगहों पर जो समुद्री सीमा है वहाँ पर सर आपकी मौजूदगी है। ये कोऑर्डिनेशन आप लोग सर कैसे करते हैं? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, बगैर कोऑर्डिनेशन के है कोई भी ऑपरेशन अंजाम दिया नहीं जा सकता है। और ये हमारा सबसे बड़ा एक एसओपी है कि जितनी भी एजेंसी जो हमारे साथ में काम करती है उनका फील्ड लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे है जो है कोऑर्डिनेशन किया जाए। क्योंकि अगर हमारे एसेट्स कोई फील्ड में नहीं है तो हम फिर नेवी को रिक्वेस्ट करते हैं और भी एजेंसीज हैं जो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं तो उनको जो है कैसे उनके ऊपर जो है इमीडिएट एक्ट किया जाए, उसके लिए जो है कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी समुद्र में जो मल्टी एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं इस कोस्टल सिक्योरिटी कंसेप्ट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम हर फील्ड पे, हर लेवल पे जो है हमारा कोऑर्डिनेशन है, चाहे स्टेशन लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे हो, चाहे रीजनल हेडक्वार्टर लेवल पे हो और चाहे हमारे कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के लेवल पे क्यों ना हो। इतना बड़ा समुद्र है, 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर, हमारी कोस्ट लाइन है करीब 11,100 किलोमीटर। सो उसमें हर स्क्वायर इंच पे या हर स्क्वायर किलोमीटर या कुछ हर जगह पे कोस्ट गार्ड मौजूद नहीं रह सकता है। तो इसलिए हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन के साथ में अपना पेट्रोलिंग करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं। नेवी के जहाज़ भी होते हैं, हमारे होते हैं, कोस्टल पुलिस के होते हैं, स्टेट पुलिस के जहाज़ होते हैं, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो। एक तरफ सर हमारी नौसेना है और दूसरी तरफ हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है। सर क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि आप लोगों की भूमिका कितनी अलग है एक दूसरे से, जो तकनीक है वो कितना अलग है, और कैसे सर आप लोग एक दूसरे के साथ में काम करते हैं या फिर जुड़े हुए हैं? जहाँ तक कोस्ट गार्ड और नेवी का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा तालमेल बहुत अच्छा है। कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर्स और जो जवान हैं वो नेवल एकेडमी में ट्रेन होते हैं ऑफिसर्स, और इसी तरह सेलर्स भी जो हैं वहाँ पे चिल्का, INS चिल्का है जहाँ पे सेलर्स सारे ट्रेन होते हैं। तो हमारी जो एब इनिशियल ट्रेनिंग है वो पूरी नेवी के साथ में है और हमारे डाउनस्ट्रीम ट्रेनिंग भी जो है नेवी के साथ में चलती है। सो हमारा जो उनके साथ में कोऑर्डिनेशन है उसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम उत्तम दर्जे का है। हमारे जो जहाज़ हैं और जो नेवी के जहाज़ हैं वो तालमेल में रहते हैं। जितने भी हमारे रीजन्स हैं कोस्ट गार्ड के और नेवी के, वो अपनी फील्ड लेवल पे ये सब कोऑर्डिनेट करते हैं। मंथली डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम बनता है और उस डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत में ये देखा जाता है कि कहाँ जहाँ पे भी नेवल शिप हैं
वहाँ कोस्ट गार्ड शिप को नहीं डिप्लॉय करते हैं और साइमल्टेनियसली जहाँ कोस्ट गार्ड शिप है वहाँ पे भी नेवल शिप्स को नहीं डिप्लॉय करते हैं, ताकि मैक्सिमम एरिया जो है हमारे EEZ का जो है कवर हो पाए। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, अगर मैं शिप्स की बात करूँ सर, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है सर? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारे शिप्स हैं, हमारे पास में आज की तारीख में करीब 152 जहाज हैं वेरियस साइज़ के, 20 मीटर से लेके 115 मीटर तक के, और नेवी के पास में जो हैं हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म्स हैं। सिंस हमारे रोल स्पेसिफिक जहाज हैं, तो हम लोग जो हैं कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हम ये देखते हैं कि हम कोई हाई वैल्यू शिप्स ना प्रोक्योर कर रहे हैं, बिकॉज इस तरह के जॉब्स के लिए हाई वैल्यू एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो हमारे बड़े स्पेसिफिक रोल के लिए जो है जहाज जो हैं बनाए गए हैं, और हमारी जो SQRs होती हैं और हमारी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होती है, इस पे ध्यान रखते हैं कि वैल्यू फॉर द मनी है वो जो है बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। इसलिए हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे पास में हैं, उनकी जो कॉस्टिंग है काफ़ी कम है, क्योंकि नेवी का एक स्पेसिफिक रोल है, उनके प्लेटफॉर्म जो हैं रोल स्पेसिफिक हैं। सो वॉर टाइम रोल के लिए हैं, तो उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर फॉर डिफरेंट रोल, और जो हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ नेवी की और भी जो शिप्स हैं वो भी सिमिलर मैच करते हैं, क्योंकि नेवी के जहाज भी कभी कभी जब कोस्टल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो हाई वैल्यू शिप्स को जो है नहीं लगाते हैं, बेफिटिंग फॉर द रोल फॉर विच वी रिक्वायर द शिप। मैं बात कर रही हूँ मेक इन इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे अब ये समझना चाह रही हूँ कि इस तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे अपना काम कर रही है। हमारे जितने भी जहाज जो इंडिया में जो कोस्ट गार्ड के पास में हमारे पास में, तो हमारे मोस्टली जहाज जो है इंडियन शिपयार्ड्स ही बना रहे हैं। जो डिफेंस PSUs हैं सारे जहाज वही बना रहे हैं, और इंडियनाइजेशन एस्पेक्ट के ऊपर हमेशा फोकस रहा है। और हमारे मोस्टली करीब 55 से 60% जो है शिप में जो है, अगर 100 करोड़ रुपए की सपोज लागत है किसी जहाज की, तो कम से कम 60 करोड़ रुपए जो है वो इंडियनाइजेशन की तरफ ही है। जहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जो इंडस्ट्रीज़ अभी नहीं बना पा रही हैं, तभी हम लोग जो हैं बाहर के वो इक्विपमेंट लेते हैं, और वो भी हम इंडियनाइजेशन एफर्ट्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हमने कई सारे चैलेंजेस इंडस्ट्रीज़ को दिए हैं। इंडस्ट्रीज़ जो है सोल्यूशन ला रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्षों में ये जो 60% जो हमारा इंडियनाइजेशन कंटेंट है 55 से 60%, वो करीब बढ़ के करीब 70 से 75% हो जाएगा। मरीन जो एक इन्वायरमेंट है उसके लिए सर काफ़ी काम करते हैं, तो क्या सर आप हमें समझा सकते हैं? हाँ, क्योंकि जो कोस्ट गार्ड जो है वो नेशनल एजेंसी है फॉर नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिन्यूस प्लान, और जो DG कोस्ट गार्ड है उसके चेयरमैन है। सो आपके जितने आपके जो 70% क्रूड ऑयल जो हमारा जो इंपोर्ट होता है वो हमारे गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ है, तो हमारा फोकस गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ ही बहुत है, क्योंकि एक बार अगर ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसको कंटेन करना और उसको न्यूट्रलाइज करना है जो है हमारा जो है मेन मकसद होता है। सो इन सब के लिए जितने भी एजेंसी इन्वॉल्व हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी आपके पोर्ट्स हैं, आपके ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज हैं, उनके साथ में जो है हमारी हर साल एक मीटिंग होती है, और हम 2 साल में एक बार एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आते हैं, करीब 25 से 30 घंटे के लोग आते हैं, और टेबल टॉप एक्सरसाइज करते हैं कि कल को अगर एक जगह पे कहीं ऑयल स्पिल हो जाती है तो हम उसको कैसे उसको जो है ऑयल स्पिल को टैकल करेंगे। हम अपनी प्रिपेयर्डनेस देखते हैं। हर पोर्ट पे जो ऑयल हैंडल करते हैं उनके लिए SOP है कि उनके पास में पोल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट होने चाहिए, उनके पास में 700 टन तक की ऑयल स्पिल के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड जो है सिनर्जाइज्ड एक हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं जहाँ ये सारी एजेंसीज, पोर्ट, ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज, कोस्ट गार्ड, नेवी, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो आते हैं, इस बहाने हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है वो ठीक है, और अगर कहीं कमी है तो उसको कैसे पूरा की जाए। सर हमने तो ये भी देखा है कि जो समुद्री जीव हैं या फिर जो वहाँ पर कोरल्स एरिया हैं, कोरल रीफ्स हैं, उनको भी बचाने के लिए सर कहीं ना कहीं इंडियन कोस्ट गार्ड वहाँ पर तत्पर है, ये क्या है सर? अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, तो हमारे ये जो आपके ब्लू व्हेल्स, आपके टर्टल्स, आपके सी स्पीसीज हैं जितने भी, स्पेशली लक्षद्वीप एरिया, अंडमान की तरफ देखते हैं कि इलीगल फिशिंग के समय में या फिशिंग के समय में जो नेट्स हैं लोगों के स्पीसीज हैं उसमें इंटेंगल ना हो, और हम फिशरमैन को जो है कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम के दौरान ये इनको बताते हैं कि जब वो फिशिंग कर रहे हैं तो उनको क्या क्या किन किन चीज़ों का उनको जो है ध्यान देना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जीवित रखे जाए, और दे शुड नॉट गेट इफेक्टेड जब वो फिशिंग बोट जो है फिशिंग कर रहे होते हैं। जब सर सुनने में ये बातें नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन भूमिका देखिए कितनी बड़ी है जो कि आप लोग निभा रहे हैं। सर क्या वहाँ के जो सिविलियंस हैं
अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूँ सर, तो वहाँ पर मुझे सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम दिखी वो लैंग्वेज की दिखी। जो भाषा की जो एक समझ है, जो लोग बाहर से भी आते हैं तो उन्हें बातचीत करने में कई समस्या वहाँ पर आ रही थी। तो क्या सर सिविलियंस के लिए सर आप लोग उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या? उनके साथ कोई इंटरेक्शन प्रोग्राम या फिर कैसे आप लोग इन्वॉल्वमेंट रखते हैं सर? बिकॉज लोकल्स के बीच में वहाँ पर आप लोग जाकर बैठे हुए हैं। हाँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप लोकल्स को अपने जो है साथ में नहीं रखोगे, हमारा जो फिलॉसफी है लोकल्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, और स्पेशली आइलैंड एरिया में लोकल्स के साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम करते हैं। उस कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम के दौरान हम लोकल्स को जो है मेडिकल एड, सेफ्टी आउट एट सी, क्योंकि मोस्टली लोकल जो हैं फिशिंग के लिए जाते हैं, सो हम लोग उनको बताते हैं कि जब आप सी में जाते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप लोगों को फिशिंग करनी चाहिए, क्या क्या आपको लाइफ सेविंग एपरेटस लेके जाने चाहिए, और अगर कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो कैसे आपको कांटेक्ट करना चाहिए कोस्ट गार्ड के साथ में। और जहाँ तक लोकल्स का सवाल है, हम हमेशा कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम, और वैसे भी हर साल एट रिपीटेड इंटरवल्स हम उनके साथ में जो है कई सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको जो है कभी कभी अपने जहाज़ों में ले आते हैं, इंटरेक्शन करते हैं उनके साथ में, मेडिकल कैंप लगाते हैं। क्योंकि मेडिकल कैंप एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसके तहत जो है लोकल्स को जो है उनसे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि जितने भी दूर दराज के आइलैंड हैं वहाँ पे मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है बहुत कम होती है। तो हमारे शिपों में डॉक्टर होते हैं, मेडिसिन होती है। हम जब भी जाते हैं शिप तो हम वहाँ पे एक मेडिकल कैंप वगैरह जरूर लगाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में, सालों में जो हम कर रहे हैं उसको और बढ़ाएंगे, आइलैंड स्पेशली जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं बहुत कम होती हैं। मतलब ऐसे एरियाज़ में लोकल्स को पूरा साथ मिल रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड का। सर आखिर में आप लोगों की भी सेहत बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके अगर मैं समुद्री एरिया की बात करूँ तो वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं। तो सर खुद को फिट रखने के लिए क्या तैयारी होती है इंडियन कोस्ट गार्ड की? अगर आप जहाज़ में गए हो इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो वहाँ पे हमारे यहाँ जिम फैसिलिटी, एक्सरसाइज वगैरह सब हम लोग वहाँ पे करते हैं। हमारे बेस में भी जो है एक पूरा रूटीन होता है जहाँ पे फिज़िकल एक्सरसाइज पे जो है बहुत ध्यान दिया जाता है, योगा पे ध्यान दिया जाता है, और फिज़िकल फिटनेस इज़ द की फॉर एवरीथिंग। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आज के लिए सक्षम भारत में इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।